नमस्कार दोस्तों। आज हम मल्टीमीटर की कड़ी को एक कड़ी और आगे बढ़ाएंगे और ये हमारा पार्ट 2 है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एक बार आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये जितने पार्ट मैं बनाने जा रहा हूँ ये सब कड़ी टू कड़ी चैन की तरह जुड़े हुए हैं। जब तक आप पार्ट 1 को नहीं देखेंगे पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 1 में मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ आपको। पार्ट 1 में हमने देखा कि मल्टीमीटर क्या होता है, मल्टीमीटर कितने प्रकार के होते हैं और उसके अंदर क्या क्या होता है, और एनालॉग और डिजिटल को भी हमने बड़े ही शॉर्ट में समझा। आगे हम और उसको डिटेल प्रैक्टिकली लैंग्वेज में समझेंगे। तो हमने सीखा कि एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर में क्या अंतर होता है। अब हम देखेंगे कि एनालॉग मल्टीमीटर के और डीप में जाएंगे और उसको बारीकी से समझेंगे कि एनालॉग मल्टीमीटर काम कैसे करता है और क्या होता है। उसको समझने से पहले मैं एक बेसिक सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा जिसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स टिका हुआ है, चाहे पूरा इलेक्ट्रिकल टिका हुआ है। इस चीज़ को आप जानते ही हैं, फिर भी उस तरीके से नहीं जानते। आज मैं थोड़ा सा उसको आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम ज़्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, हम ज़्यादा इंजीनियरिंग लेवल में नहीं जाएंगे, हम एक आसान भाषा में समझेंगे, तभी वो हमारे ब्रेन में जाके बैठ पाएगा, तभी वो हमारे ब्रेन के फोटोग्राफिक मेमोरी में जाके स्टोर हो पाएगा। इससे क्या है, हम उसको लंबे समय तक याद कर पाएंगे और अपना खुद का एक कंक्लूजन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडक्टर का एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से भी बनाऊंगा जिसमें बहुत डीप में इंडक्टर को समझेंगे हम, लेकिन आज एक आसान भाषा में समझते हैं क्योंकि ये विषय मल्टीमीटर इसके बगैर अधूरा है, खास करके एनालॉग मल्टीमीटर। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इसके ऊपर टिका हुआ है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल की बात करें, चाहे रेडियो ट्रांसमिशन की बात करें, चाहे आपके इंडक्शन कुकर की बात करें, चाहे आपके मोटर स्कूटर की बात करें। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा उपकरण नहीं देखते जिसमें इंडक्टर का यूज नहीं होता। तो इंडक्टर क्या होता है, मैं एक आसान भाषा में आपको बताना चाहूंगा कि एक कोई भी तार में जब बिजली चलती है तो बिजली के अलावा एक चीज और चलती है जिसको कभी भी बिजली से अलग नहीं किया जा सकता। जहां पर बिजली है वहां पर चुंबक है और जहां पर चुंबक है वहां पर बिजली है। इसी सिद्धांत को यूज करके, इसी सिद्धांत को समझ करके माइकल फैराडे जी ने बहुत सारे लॉ बनाए हैं। तो इसी सिद्धांत को हम एकदम शॉर्ट में समझेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जहां पर बिजली चलती है वहां पर चुंबक होता है और जहां पर चुंबक होता है वहां पर बिजली होती है। इस बात को इसलिए मैंने रिपीट किया क्योंकि इस बात को आप गांठ बांधकर रख लीजिए, ये हमेशा और हर जगह काम आने वाला है। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी मैं करके दिखाऊंगा आपको आने वाले कुछ वीडियोस में कि चुंबक और बिजली होते कैसे हैं और दिखते कैसे हैं और समझेंगे कैसे। तो यहाँ पर तो हम एक एनिमेशन के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो क्या करते हैं, ये तार है, ये सिंपल, और इस तार को एक जगह लपेट दिया जाता है। एक जगह लपेटते क्यों है, क्योंकि अगर कोई तार सीधी है तो सीधी तार में जब भी बिजली चलती है तो उसके साथ साथ चुंबक इस दिशा में चलती है, ये वाले दिशा में चलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर ऐसे बिजली फ्लो होती है अगर इस तार में तो चुंबक इस दिशा में चलेगी। तो होता क्या है, इस पूरे तार के चुंबक को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ना कि एक कोई भी चीज होती है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, तो पूरे तार के चुंबक को एक जगह इकट्ठा करने के लिए उसको गोल 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 लपेट दिया जाता है। इसको क्वाइल भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वाइल एक सही भाषा नहीं होगा, क्योंकि क्वाइल हम किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हम किसी रस्सी को ही लपेट देंगे तो लपेटे हुए रस्सी को क्या कहा जाएगा, क्वाइल कहा जाएगा। लेकिन जब हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल की भाषा में बात करेंगे तो तार के लपेटे हुए जो क्वाइल है उसको हम क्वाइल नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्वाइल बोलने से पर्टिकुलर हम समझ नहीं पाएंगे कि लपेटे हुए तार को बोला जा रहा है या किसी रस्सी को बोला जा रहा है या और किसी चीज को बोला जा रहा है। तो हमको यहाँ पे इसको पर्टिकुलर इंडक्टर के नाम से ही बोलेंगे। तो कोई भी अगर इंडक्टर बोलता है उसका सीधा तात्पर्य यही होता है कि लपेटा हुआ तार। तो मैंने आपको ये बता दिया कि तार को ऐसा लपेटा क्यों जाता है।
अब इस एनिमेशन के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा कर रखा हुआ है और यहाँ पे एक इंडक्टर लगा के, लेकिन ये जो है ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट मतलब यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया हुआ है और ये यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये स्विच ऑन हुआ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होंगे, इस इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे कि ये ग्रीन वाला आपने देखा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। फिर से जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया चुंबक और बिजली को अलग नहीं किया जा सकता। तो अगर इस तार में बिजली चलेगी तो चुंबक यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। तो इसी सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के बड़े बड़े काम हो जाते हैं, चाहे वो रेडियो ट्रांसमीटर हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे घर का आपका इंडक्शन चूल्हा ही क्यों ना हो। तो अब हमने इस बात को समझ लिया कि अगर किसी भी तार में करंट चलता है तो किसी भी इंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड बनता ही है। अब यही जो थ्योरी है ये हमारे मल्टीमीटर के अंदर, एक्चुअल में हमारा जो मल्टीमीटर है ये गैल्वानोमीटर जो आता है, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में पढ़ा है, ये उसी पे डिपेंड है। अब इसको थोड़ा सा पिक्चर में समझते हैं। एक इंडक्टर को ऐसा लपेट दिया गया है यहाँ पे और इसमें एक स्प्रिंग लगा दिया गया है। स्प्रिंग इसलिए लगा दिया गया है यहाँ पे कि एक साइकिल के रिंग की तरह इसको यहाँ पे अगल और बगल लटका दिया गया है। आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे ये साइकिल का एक्सेल हो गया और ये हमारा रिंग हो गया। अब एक्सेल में लगने के बाद रिंग यूं घूमने लगता है, ऐसे घूमने लगता है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, एक स्प्रिंग, ठीक वैसा ही स्प्रिंग जैसे आप खिलौने वगैरह में चाबी भरते हैं ना, चाबी भरने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक वैसा ही यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया गया है। ये स्प्रिंग इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है, ये अगर घड़ी की दिशा में घूमता है तो वापस अपनी जगह में स्प्रिंग के टेंशन की वजह से आ जाए, इसलिए लगाया गया है। अब क्या करेंगे कि इन जो दोनों तार हैं, इन दोनों तार के जो हमारा इंडक्टर लगा हुआ है, इनके दोनों टर्मिनल को सप्लाई दिया जाएगा। जैसे ही इन टर्मिनल को सप्लाई दिया जाएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चुंबक बनेगा। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि इसमें चुंबक बनेगा। तो हम जानते हैं कि चुंबक जब समान समान हो तो क्या होता है, ढकेलता है, और विपरीत दिशा का हो तो आपस में खींचता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्लस बिजली देते हैं और यहाँ पे माइनस बिजली देते हैं तो यहाँ पे पहले से दो चुंबक, स्टैटिक चुंबक कहा जाता है, मतलब स्थिर चुंबक को यहाँ पे रख दिया गया है। इसलिए रखा गया है कि अगर इसमें चुंबक बनेगा तो ये अपनी जगह से खिसकेगा, भागेगा। भाई हम यहाँ पे एक चुंबक रख देते हैं और उसके सामने एक और दूसरा चुंबक लेके आते हैं तो वो अपनी जगह से भागता है ना, लेकिन भागने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। बीच में एक एक्सेल की नुमा इसको सेट कर दिया गया है और इसमें सुई लगा दिया गया है। तब क्या होगा, यहाँ जब चुंबक बनेगा तो ये घूम जाएगा, अपनी जगह से घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो यही हमारा गैल्वेनोमीटर है और ये हमारा एक एम्पियर मीटर की तरह काम करता है। जब भी इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो ये अपनी जगह से घूम जाएगा। घूमने के बाद जैसे ही हम करंट को हटाएंगे वहां से तो इस स्प्रिंग की टेंशन की वजह से ये वापस आ जाएगा। ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं। और इस जो सुई यहाँ पे जो लगी है, इस सुई में यहाँ पे एक स्केल लगा दिया जाता है, एक स्केल लगा दिया जाता है जिसमें सारे पैरामीटर्स लिखे होते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक में कि ये हमारा मूविंग कॉइल है। इसको मूविंग कॉइल कहा जाता है। मूविंग कॉइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मूव करता है अपनी जगह से, ये मूव करता है, इसलिए इसको मूविंग कॉइल कहा जाता है। मूव इसलिए करता है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने साइकिल का रिंग बताया आपको, इसमें इस तरीके से वायर को लपेट दिया गया और इसमें सप्लाई दी जाती है। जैसे सप्लाई देते हैं ये भी चुंबक बनता है और पहले से स्टैटिक चुंबक है, लेकिन स्टैटिक चुंबक में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो पाता क्योंकि ये इसको फिक्स कर दिया गया है दोनों तरीके से और इसको मूविंग पोजीशन में रखा गया है और इसमें एक सुई निडिल लगा दिया गया है। तो जैसे ही हम इसमें बिजली देते हैं ये अपने जगह से घूम जाता है और यहाँ पे डायल लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं ये स्प्रिंग है, ये ठीक वैसा स्प्रिंग जो आपके खिलौनों में लगता है।
और ये इधर N और S अपोजिट डायरेक्शन के चुंबक यहाँ पे लगे होते हैं। तो यहाँ पे अगर प्लस बिजली दे रहे हो, यहाँ पे अगर N बनता है, यहाँ पे S बनता है, तो ये क्या करेगा, इधर रोटेट होगा। अगर यहाँ पे उल्टी चुंबक बनेगी तो इधर रोटेट होगा। सीधी सी बात, ये हमारे मोटर में भी लागू होता है। जैसे हम कोई छोटा खिलौने वगैरह में मोटर देखते हैं ना, मोटर में जब बैटरी लगाते हैं तो अपने जगह से घूम जाता है, बैटरी की पोलरिटी को चेंज करते हैं तो उल्टे डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो आने वाले कुछ वीडियोस में अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं हाथ से ही आपको मूविंग कॉइल बना के दिखा सकता हूं प्रैक्टिकली, वो हम आगे देखेंगे। ये हमारे समझने के लिए इतना जो मैंने बताया वो इनफ है। तो यहाँ पे एक स्केल लगा दिया गया है, आप देख रहे हैं, और ये पॉइंटर है। ये हमारे एनालॉग मल्टीमीटर के अंदर का स्ट्रक्चर है। तो ये एनालॉग मल्टीमीटर मैंने इतना डीप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं और बहुत कम लोग जान पाते हैं। इसके स्केल के पीछे क्या क्या बारीकियां हैं उसको हम आने वाले वीडियोस में ज़रूर देखेंगे और इसको मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि एनालॉग जो मल्टीमीटर है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हमारे डिजिटल मल्टीमीटर में कई बार हो नहीं पाते, और डिजिटल मीटर के भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। देखिए, कोई भी वस्तु बनती है या कोई भी सामान बनता है तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो जहाँ जहाँ पे एडवांटेज है उसको हमको उपयोग करना है, और जहाँ जहाँ पे डिसएडवांटेज है हमको उसके ऑप्शन में जाना है। तो इन चीज़ों को हमको बारीकी से समझना है। अब ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये आप उसका सिंबल देख पा रहे हैं। वैसे तो ये सब आप जानते ही होंगे, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े ही होंगे। जो लोग जानते हैं उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नहीं जानते इसको बारीकी से अच्छे से समझ पाएंगे। और मैं ऐसी आशा करता हूँ, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मल्टीमीटर के बारे में आपके माइंड में या आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट्स करके हमको बताइए, हम उसका और डीप में या और एडवांस में वीडियो बना के मैं इसमें पोस्ट कर दूंगा। तो अब जो मैंने सिद्धांत बताया उस सिद्धांत को उपयोग करके, हमारे गैल्वेनोमीटर को उपयोग करके हम उसको वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, ओम मीटर कैसे बनाते हैं और डीसी एम्पियर मीटर कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, डीसी करंट मेजरमेंट मल्टीमीटर, डीसी एम्पियर मीटर बनाया गया है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ये करंट से चलता है। मतलब अगर कोई भी गैल्वेनोमीटर है वो 50 माइक्रो एम्पियर का भी हो सकता है, वो उसके अंदर के स्ट्रक्चर, उसके अंदर के लपेटे हुए तार के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये हमारा जो मल्टीमीटर है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर इस मूविंग कॉइल में हम 50 माइक्रो एम्पियर या 50 मिली एम्पियर या 1 मिली एम्पियर जो भी हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर इस इंडक्टर के अंदर, इस कॉइल के अंदर हम 50 माइक्रो एम्पियर बिजली देते हैं तो मान लेते हैं ये डिफ्लेक्शन पूरे स्केल में ये जो है यहाँ से यहाँ तक मूव करता है। तो अब हम क्या करना है, इसी थ्योरी को इस्तेमाल करके हम इसमें ओम्स का लॉ, नियम, ओम्स का लॉ इसमें अप्लाई करेंगे, और ओम्स के नियम के हिसाब से हम इसके रेंज को आगे पीछे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे गैल्वेनोमीटर को उपयोग करके या उसको एम्पियर मीटर को उपयोग करके हम यहाँ पे वोल्ट मीटर, तो यहाँ पे हम डीसी एम्पियर मीटर को देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर सपोज ये मान लीजिए कि 1 मिली एम्पियर में ये हमारा जो मूविंग कॉइल है ये पूरे स्केल में बताता है, तो हमको क्या करना है, इसमें शंट लगाना है। शंट का मतलब, मैं ऐसा होप करता हूं कि आप लोगों को ये सीरीज, पैरेलल, ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। अगर नहीं पता होगी तो आप घबराइए मत, इस पे भी मैं डिटेल पे वीडियो लेके आने वाला हूं। ये सारी चीज़ों को भी मैं कवर करने वाला हूं। अभी ये समझ लीजिए कि मोटे शब्द में कि रेजिस्टेंस ओम्स लॉ में ऐसा होता है कि हम जब भी किसी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और हम उसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है। सीरीज का मतलब एक के एक सिरे को दूसरे के दूसरे सिरे से, मतलब श्रेणी क्रम में कहा जाता है, और पैरेलल मतलब दोनों के सिरों को आपस में जोड़ना,
इसको पैरेलल कहा जाता है। इसको मैं और डिटेल में आगे हमारे रेजिस्टेंस वगैरह के वीडियो में आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए, आसान भाषा में मैं बता देता हूं। यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई आएगी और यहाँ के हमारे मीटर के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में चला जाएगा और यहाँ से नेगेटिव सप्लाई जाएगी और ये हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड में चल देगा। अब ये करंट चलने के दो रास्ते हो गए। एक रास्ता ये वाला हो गया हमारा, एक रास्ता ये वाला हो गया हमारा और दूसरा रास्ता ये वाला हो गया। तो ये जो हमारा मीटर है, मान लो 1 एम्पियर में फुल डिफ्लेक्शन चलता है और यहाँ पे अगर 1 एम्पियर करंट चल रहा है इसमें, तो यहाँ पे दो रास्ते हो गए। तो 1 मिली एम्पियर में आधा मिली एम्पियर यहाँ से चलेगा और आधा मिली एम्पियर यहाँ से चलेगा। तो अगर हम यहाँ पे शंट लगा देते हैं इसके अनुपात के हिसाब से, इसके कैलकुलेशन के हिसाब से, तो ये शंट लगाने के बाद अगर ये फुल डिफ्लेक्शन बता रहा था 1 मिली एम्पियर में, तो ये आधा डिफ्लेक्शन बताएगा। और जैसे जैसे इसकी वैल्यू को हम कम करते जाएंगे, कम करने का मतलब यहाँ से भी हम ज़्यादा करंट चलाते जाएंगे तो इसका डिफ्लेक्शन कम होते जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेंज बन गया। देखिए, रेंज ऐसा बनाया गया कि यहाँ पे सीरीज में जोड़ा गया है, यहाँ पे सीरीज में जोड़ा गया और ये सीरीज में जोड़ा गया है। अब ये तीनों मिलके इसके पैरेलल में जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे सेलेक्टिंग स्विच लगा देंगे तो ये अलग अलग रेंज का बन जाएगा। अब मैंने बताया था, अगर सॉकेट वाला सेलेक्टिंग स्विच लगा दिया तो सॉकेट वाला बन गया। अगर हम इसमें एक रोटरी स्विच लगा देते हैं कि रोटरी स्विच के बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। रोटरी स्विच इसमें लगा देंगे तो ये रोटरी स्विच के थ्रू कनेक्ट होगा। ये जो हमारा जो इनपुट वाला है यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो 0.25 मिली एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो 10 मिली एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो 250 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे रेंज है। इसमें और भी रेंज हम बना सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे R1, R2, R3 लगा है तो इस R की संख्या हमको और बढ़ानी पड़ेगी। जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इसमें रेंज निकल के आते रहेंगे। तो ये हुआ हमारा एम्पियर मीटर। मतलब हम मोटे शब्द में ये बोलेंगे कि हमारे गैल्वेनोमीटर के अगर पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो हम उसको एम्पियर मीटर की तरह उपयोग करेंगे। अब वोल्ट मीटर की तरह कैसे उपयोग करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने की वजह से क्या होगा, हम जानते हैं कि हाँ, सीरीज में अगर प्रतिरोध लगाते हैं तो करंट भी कम होता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट भी कम होता है। तो हम जैसे जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते जाएंगे, यहाँ जो चलने वाला करंट है वो कम होने लगेगा और इसको हम डीसी वोल्ट मीटर की तरह उपयोग कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ रेजिस्टेंस और करंट और वोल्ट, इसको हम ओम के लॉ वाले वीडियो में जो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें हम बेटर तरीके से समझेंगे। तो ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। मतलब अगर हमको एम्पियर मीटर बनाना है तो हमारे मूविंग कॉइल के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अगर हमको वोल्ट मीटर बनाना है तो मूविंग कॉइल के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं ओम मीटर के लिए क्या किया जाता है। यहाँ पे देखिए, गैल्वेनोमीटर है हमारा और ये हो गया वोल्ट मीटर सीरीज में, ये हो गया एम्पियर मीटर। और मान लो हम सीरीज में इसकी बैटरी लगा देते हैं तो बैटरी, हम जानते हैं कि हमारे मूविंग कॉइल को मूव करने के लिए बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो बैटरी हम लगाते हैं यहाँ पे। तो ये बैटरी से चलता है, जो मूविंग कॉइल है ये बैटरी से चलता है। जैसे हम उसको डीसी वोल्ट दे रहे थे या डीसी करंट दे रहे थे तो बाहर की सप्लाई से चल रहा था, लेकिन हमारे पास बाहर की सप्लाई नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक इनबिल्ट बैटरी लगा देते हैं और सीरीज के रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं। इससे क्या होता है, हम उसको ओम मीटर की तरह उपयोग कर सकते हैं। ओम मीटर की तरह कैसे काम करता है, इस बैटरी के करंट को हम रेजिस्टेंस से कम या ज़्यादा करते हैं और फार्मूला के हिसाब से, ओम के लॉ के हिसाब से उसमें फेरबदल करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आगे के वीडियो में हम और डिटेल में समझेंगे और इस तरह के अच्छे वीडियो आपको, आगे की जानकारी हम आगे के वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक कीजिए। अगर हमारे इस वीडियो के बारे में या हमारे चैनल के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। हमारे चैनल के बारे में कुछ सुझाव है तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और इसमें कुछ फेरबदल करना है या और डिटेल में जानकारी चाहिए या ज़्यादा डिटेल हो जा रहा है, तो आप वो सारी चीज़ें हमको कमेंट के माध्यम से पहुंचा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। हाँ, और एक बात और है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए